धवन जी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंटों को पता है और यहाँ पर जो लोकल क्लासेस थी उन सभी स्टूडेंटों को अगली कक्षा में प्रमोट यहाँ पे कर दिया गया है। अब उन स्टूडेंटों को यहाँ पर एग्जाम नहीं लगेंगे जो स्टूडेंट क्लास 7th में था, अब वो स्टूडेंट क्लास 8th में हो चुका है। और आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th की ही लेकर आए हैं, विषय विज्ञान की फर्स्ट अध्याय हम आपके लिए इसमें लेकर आए हैं। हम सभी स्टूडेंटों से सूचित करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट घर पर बैठकर इस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर स्कूल बंद है, आप सभी स्टूडेंटों को पता है। जो स्टूडेंट 2021 में यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम देगा और अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त करना चाहता है A+, तो इस वीडियो को जरूर देखें। हम आपको बता देते हैं जो आपका कोर्स इस बार कौन सा कोर्स आएगा और फर्स्ट लेसन आपका यही हम आपको बुक बताने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो स्टूडेंटों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार जो आपका यहाँ पर कोर्स आएगा वो यहाँ पर NCERT का कोर्स आएगा आपके। और यहाँ पर जो आपका लेसन अध्याय फर्स्ट दे रखा है क्लास 8th में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यही आपके लेसन है, इसमें यही दे रखा है। यही हम आपके लिए बेसिक चीज, उससे पहले हमने आपको जो PDF बताई तो उसमें बेसिक चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको स्टूडेंटों उस वीडियो को पूरा देख लेना है, आपको A+ लेकर आना है 2021 में जो आपका एग्जाम लगेगा बोर्ड में। तो आप सभी स्टूडेंटों से निवेदन है जल्दी से जल्दी उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम आपको लेकर चलते हैं और पूरा बता देते हैं वीडियो। तो हम आपको बुक भी डाउनलोड करना बता देंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लेना, बेसिक चीज आप देख लोगे तो आप फिर बुक पढ़ लेना और आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। अब हम यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आप सभी स्टूडेंटों से निवेदन है, सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को सभी स्टूडेंटों तक शेयर करो, आपके दोस्तों के पास जो भी क्लास 8th में हो चुका है और इस 2021 में एग्जाम देगा क्लास 8th का, तो उन सभी स्टूडेंटों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ऑनलाइन क्लासेज प्रतिदिन आपको मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। अध्याय फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि फसल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं फसल किसे कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया है तो एक ही पादप निश्चित मात्रा में, यानी जब एक ही प्रकार के पादप, जैसे गेहूं की मैंने बात कर ली, एक ही खेती में गेहूं आपको दिख रहे हैं तो यही क्या स्टूडेंटों फसल है। तो हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। एग्जामिनर की ओर से पूछ लिया जाता है कि फसल कितने प्रकार की होती है। कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है कि फसल कितनी प्रकार की होती है, तो स्टूडेंटों आपको बता देना है कि फसल 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल यहाँ पर होती है। आपको एग्जामिनर की ओर से यह भी पूछा जा सकता है कि रबी की फसल में और खरीफ की फसल में क्या अंतर है। ये सभी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं रबी की फसल की। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि रबी की फसल क्या होती है। तो आप सभी स्टूडेंटों को मैं बता देता हूँ, जो रबी की फसल बोई जाती है वो सर्दी के टाइम पर बोई जाती है, शीत ऋतु में ये बोई जाती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है। जैसे आप सभी स्टूडेंटों ने सुन लिया है, जैसे इस फसल में कौन कौन सी फसल आती है, गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना, मटर और सरसों आदि आ गया है। आप सभी स्टूडेंटों ने सुन लिया है। खरीफ की फसल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है। तो स्टूडेंटों ये जून के से और सितंबर के मध्य की फसल होती है, यानी ये वर्षा ऋतु के मध्य की फसल होती है। जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। आप सभी स्टूडेंटों से निवेदन है, एक कॉपी लेकर इन सभी नोट्सों को फटाफट से लिख ले। वीडियो को रोक के आप आसानी से लिख सकते हो। आगे चलते हैं। जायद फसल किसे कहते हैं। यह मार्च से जून के मध्य की फसल होती है। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। आप सभी स्टूडेंट खूब खाए होंगे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी। तो ये गर्मी के महीने की फसल है और ये खरबूजा, तरबूज, ककड़ी गर्मी में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो कौन सी फसल
किसके उपयोग में आती है? आपने अनाजी देखी है, अनाजी में क्या क्या आता है स्टूडेंटों? जौ आ गया है, गेहूं आ गया है, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। और रोटी, इसका उपयोग जो होता है रोटी में होता है और दलिया में होता है। आप सभी स्टूडेंटों को पता है, आप गेहूं की रोटी भी खाते हो और दलिया भी आप यूज में लेते हो। यहाँ पर बात करेंगे अब दलहनी, यानी दलहनी दाल। उपयोग, दाल कौन कौन सी यहाँ पर दाल होती है? अरहर की दाल होती है, मूंग की होती है, चना की होती है, मसूर की होती है। उपयोग हमने आपको बता दिया है, दाल होती है। तिलहनी यानी तिल का उपयोग, तिलहनी यानी तेल। तो यहाँ पर तिलहनी तेल को बोल रहा है, तो किस किस से हम तेल निकाल सकते हैं? मूंगफली का तेल होता है, तिल का होता है, असली का होता है, सरसों का होता है, सोयाबीन का होता है और अरंडी का होता है। मसाले की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मिर्ची मसाले में आ गए, धनिया मसाले में आ गया, अजवाइन आ गया, जीरा आ गया, हल्दी आ गया। तो ये सभी किस में आ गए स्टूडेंटों? मसाले में आ गया है। फल व सब्जी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा। तो आप सभी को पता है कौन से इसमें फल है? बेर, ये हो गया फल, आम फल हो गए, लौकी, गोभी, टिंडा ये क्या हो गया? सब्जी हो गई है। अन्य फसलें की यहाँ पर बात कर ले से औषधि व चारा। तो इसमें औषधि और चारा आप सभी को पता है, गिलोही है जो औषधि में आती है, आप सभी स्टूडेंटों को पता है। और आपने जो गंवार पाठा सुना होगा नाम, ये भी औषधि के अंदर आती है ये फसल। तो आगे वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे फसल उत्पादन प्रक्रिया। तो फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो हम आपको बताएंगे, किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व, यानी जो फसल बोएगा उससे पहले खेत की तैयारी से लेकर फसल को मंडी तक बेचने के ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। यानी जब किसान फसल बोने से पहले खेत में जो भी क्रियाक्रम करता है और उसके बाद में फसल बो लेता है और उसे को मंडी तक लेके जाता है, फसल पक जाती है, कट जाती है, सारे जो भी कार्य होते हैं और मंडी तक ले जाने का कार्य, ये संपूर्ण कार्य ही फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंटों आप इसको आसानी से बुक में लिख लेना है। कृषि पद्धतियाँ, किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाली यह क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। तो किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलाप यहाँ पर किए जाते हैं, यानी मिट्टी, ये देखो यहाँ पर क्रियाकलाप भी दे रखे हैं, इसके 4 चरण हैं, यानी 4 क्रियाकलाप है। 7 क्रियाकलाप है, स्टूडेंटों 7 क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर 7 क्रियाकलाप दे रखे हैं। मिट्टी तैयार करना, यही क्या कहलाते हैं? क्रिया, कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। तो कौन कौन सी है? मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, अनाज का भंडारण करना। तो मिट्टी की तैयार वो करेगा सबसे पहले, फिर बुआई करेगा, खाद व उर्वरक डालेगा, सिंचाई करेगा, फसल की सुरक्षा करेगा और फसल काटना, फिर अनाज का भंडारण करना। अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। तो स्टूडेंटों आप सभी ने देखा होगा, आप सभी स्टूडेंट गांव के हैं वो तो देखते ही हैं कि सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। खेत में हल के कौन कौन से साधन आपने देखे हैं, आप सभी स्टूडेंटों को बताने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। खेत में हल चलाने के निम्नलिखित अलग अलग साधन हो सकते हैं, जैसे पशुओं के द्वारा। तो पशुओं के द्वारा आपने पहले से ही देखते हुए आप यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो खेत में हल चला रहे हैं किसान, वो पशुओं के द्वारा चलाया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर ट्रैक्टर दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आगे चलते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि खेत में हल चलाने से क्या फ़ायदा है, तो पूछ लिया जा सकता है कि खेत में फसल से बुआई से पहले हल क्यों चलाया जाता है। तो इससे हम आपको बता देते हैं कि फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर, भाई वो क्या करता है, उसको उलट और पलट कर पोली कर देता है। किसको? मिट्टी को कर देता है। पोली मिट्टी के लाभ निम्न अनुसार है। तो पोली मिट्टी के लाभ क्या होते हैं? बीज ऊपरी परत से थोड़ी नीचे चल जाता है, यानी
जो हमारी मिट्टी की परत होती है उससे बीज जो परत होती है उससे थोड़ा नीचे चले जाता है और जिससे अंकुरण आसानी से हो सकता है, यानी सरलतापूर्वक अंकुरण हो सके। और दूसरा इसमें दे रखा है कि नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सके। भाई पोली मिट्टी होगी तो जो नए पौधे उनकी जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकेगी। तीसरा यहाँ पे पॉइंट दे रखा है नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है, तो नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुए की वृद्धि होने में पोली मिट्टी सहायक होती है, तो केंचुए की वृद्धि के लिए भी पोली मिट्टी अति आवश्यक है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है, तो पलटने से ये समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। आप सभी स्टूडेंटों को पता लग गया है कि मिट्टी को हल चलाने से क्या लाभ है। आप सभी स्टूडेंटों को वीडियो अच्छी आ रही है तो लाइक करो। जुताई के यहाँ पर बात करेंगे, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। कृषि के औजार, अब यहाँ पर बात करेंगे कृषि के औजार। किसान जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि औजार उपयोग में लेता है, तो विभिन्न प्रकार के वो कृषि औजार यहाँ पर उपयोग में लेता है। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हल की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो हल लेता है, कुदाली लेता है, कल्टीवेटर वो लेता है, तो ये सभी हम आपको बताएंगे। हल का आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो आसानी से, और कुदाली आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में आपको आसानी से दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर कल्टीवेटर जो आपने ट्रैक्टर के पीछे की साइड ये देखा है, यही कल्टीवेटर होता है। तो किसान पहले पशुओं के द्वारा इस हल का उपयोग करता था, फिर कुदाली से करता था हाथ से, अब वो किसान ट्रैक्टर के माध्यम से ही हल चलाता है। तो स्टूडेंटों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बुआई करना, तो बुआई किस प्रकार से की जाती है ये हम आपको बताएंगे। हमारे पूरे में आपको टॉपिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, सातों टॉपिक यहाँ पर हम बताएंगे। बुआई की यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसान खेत में जुताई करने के बाद खेत में बुआई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई कार्य करता है। वो क्या करता है? जुताई के बाद में बुआई का कार्य शुरू कर देता है। किसान खेत में जुताई करने के बाद खेत में बुआई जाने वाली फसल के बीजों बुआई का कार्य करता है। बीज बोने के औजार, तो बीज बोने के औजार, बीज बोने के परंपरागत औजार, बीज बोने का आधुनिक सीड ड्रिल, यानी सीड ड्रिल ये तो परंपरागत जो चलते हुए आ रहे हैं पशुओं के द्वारा यह है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंटों, बीज बोने का आधुनिक सीड ड्रिल आप यहाँ देख सकते हो। ये जो ट्रैक्टर के पीछे की साइड लगी हुई होती है और ऊपर एक बॉक्स बना होता है इस प्रकार से, उसमें किसान अनाज डालता है। यहाँ से जैसे वो अनाज डालता है तो जो नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से अनाज नीचे आता है और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद व उर्वरक में अंतर। स्टूडेंटों बिल्कुल ये बार बार बोर्ड में कई बार ये पूछा जाता है कि खाद व उर्वरक में अंतर बताइए, तो बोर्ड में मैं ये बता रहा हूँ, इससे बार कुछ नहीं आने वाला है। हमने यहाँ मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले दो प्रकार के पदार्थों का नाम पढ़े हैं, खाद एवं उर्वरक। इनमें आपने भी खेतों में डालते हुए देखा होगा, दोनों ही मिट्टी के उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, आइए जानने। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं खाद प्राकृतिक एवं जैविक है। तो खाद क्या है? प्राकृतिक है एवं जैविक है। उर्वरक क्या है? कृत्रिम है, यानी ये मानव के द्वारा बनाई गई है। और खाद क्या है? जैविक है, ये किस प्रकार से बनाई जाती है वो सभी हम आपको बताएंगे। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, तो प्राकृतिक खाद भी मानव के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन ये जो खाद होती है ये कहाँ बनाई जाती है? ये खेतों में बनाई जाती है। जैसे गोबर खाद
कंपोस्ट खाद एवं वर्मी कंपोस्ट खाद, जबकि उर्वरक स्टूडेंटों कहाँ बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। तो आप सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा कि खाद होती है वो जैविक होती है और एक खेतों में बनाई जाती है, गोबर ये बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है। उर्वरक जो होती है फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर जो ये होती है फॉस्फेट, पोटास आदि से बनाई जाती है, केमिकलों से बनाई जाती है। खाद उर्वरक से बेहतर है प्राकृतिक खाद है, हुमस की मात्रा अधिक होती है तथा ये मृदा को उर्वरा क्षमता बनाई रहती है, जिसकी उर्वरकता क्षमता ये बनाई रखती है, जबकि उर्वरक में हुमस का अभाव होता है। अतः जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर जैविक खाद सबसे ज़्यादा बताई गई, यानी खाद सबसे अच्छी यहाँ पर बताई गई है, वो प्राकृतिक है और ये पेड़ पौधों या गोबर के माध्यम से बनाई जाती है। और जो उर्वरक है ये फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। जैविक के लाभ, जैविक खाद के लाभ यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से। ये खाद मिट्टी में पुनर्गठन करने में अधिक समक्ष है। सेकंड दे रखा है, इस खाद में लाभदायक जीवाणु की वृद्धि तेजी से होती है। तो जैविक खाद से लाभदायक जो जीवाणु होते हैं केंचुए, उनका वृद्धि आसानी से होती है। तीसरा दे रखा है, इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, जिससे जड़ें में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी जल धारण करने में क्षमता बढ़ती है। तो जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिंचाई की यहाँ पर बात करेंगे कि सिंचाई, सबसे पहले तो बताते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता पूर्ति करने को सिंचाई कहते हैं। यानी फसल को जो जल की आवश्यकता होती है और हम उनको समय समय पर जल की आवश्यकता को पूरी कर देते हैं, यही सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के लाभ क्या होते हैं आप स्टूडेंटों यहाँ पर देख सकते हैं। सिंचाई के लाभ होते हैं बीज अंकुरण के लिए और वाष्प उत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। तीसरा दे रखा है, जल द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। चौथा यहाँ पर दे रखा है, पौधे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये पूछ सकता है कि बोर्ड में पूछा जाता है कि सिंचाई का लाभ क्या है, ये एग्जामिनर में आपके पूछा जा सकता है। सिंचाई के साधन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंचाई हेतु जल स्रोत, तो किस किस से आप सिंचाई कर सकते हैं। तालाब के माध्यम से कर सकते हैं, नदी के माध्यम से कर सकते हैं, हैंडपंप के माध्यम से कर सकते हैं, नहरे के माध्यम से कर सकते हो और बांध के माध्यम से आप यहाँ पर सिंचाई कर सकते हो। सिंचाई के साधन यहाँ पर एक है पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। जैसे पहले चलते हुए हैं चरस, आपने देखा होगा, ये चरस यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो आधुनिक साधन है जैसे नलकूप आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक पारंपरिक होती है और एक आधुनिक साधन होती है। दो प्रकार के साधन होती है। बोर्ड एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि दो साधनों के नाम बताए, जैसे साधन सिंचाई के दो साधन कौन कौन से हैं। तो आपको बता देना है कि पारंपरिक साधन होता है और एक आधुनिक साधन होता है। तो पारंपरिक साधन में चरस आ गया है, आधुनिक में नलकूप आ गया है और यहाँ पर ढेकली आ गया है और रहट आ गया है, मोट आ गया है। और आधुनिक में यहाँ पर बात कर लेते हैं, डीजल पंप आ गया है, विद्युत पंप आ गया है। ये सभी आपने देख लिया है, एक बार और देख सकते हो आसानी से स्टूडेंट हो, इसकी आप आसानी से एक लिख सकते हो नोटबुक में। अब बात करते हैं सिंचाई आधुनिक विधियाँ। तो विधियाँ भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर विधियाँ भी दो प्रकार की यहाँ पर विधियाँ दे रखी है सिंचाई की। आधुनिक विधियाँ दो दे रखी है, छिड़काव, छिड़क कर ऊपर से, एक होता है कि छिड़क कर ऊपर से, ड्रिप या तंत्र। तो ड्रिप या तंत्र होता है और बूंद बूंद सिंचाई जड़ों में। तो ये बूंद बूंद सिंचाई है और ये एक छिड़काव है जो छिड़क कर ऊपर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो स्टूडेंटों, ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हो और ये वाला आप ये नलिका है
इस नलिका में जगह जगह पर इस प्रकार से छेद होते हैं। इन छेद में बूंद बूंद सिंचाई होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से आपने देख लिया है। फसल की सुरक्षा करना, तो फसल की सुरक्षा आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो पहले यहाँ पर हम फसल की सुरक्षा के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले खरपतवार, तो आपने कई बार स्टूडेंटों देखा होगा, खेतों में फसल आपने देखी होगी, उन फसल के साथ कई पौधे जो अनावश्यक होती है, उनकी कोई आवश्यकता हमको नहीं होती, वो फसल के साथ उग जाते हैं, वही क्या कहलाती है, उनको हमारे द्वारा हटाया जाता है। जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं वही क्या कहलाती है, खरपतवार कहलाती है। यहाँ आप देख सकते हो फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, यानी जिसका कोई आवश्यक यहाँ पर नहीं है, जो आवश्यक तत्व पौधे तक नहीं पहुँचते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हम देते हैं पौधों को, वो पौधे तक नहीं पहुँच पाते हैं, और जो पौधे उनके अनावश्यक होते हैं उन पौधों को हटाते हैं हम, वही खरपतवार कहलाती है। बचाव के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर बात करते हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी आ सकता है, जैसे बाढ़ आ गया है, सर्दी, आग लग जाती है कभी कभी, तो इनसे बचने के लिए हम कर सकते हैं। जानवर भी हमें कई प्रकार से, जानवरों को बचाने के लिए भी हमें हमारे खेत के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है और सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। फसल की कटाई के बारे में हम आपको बताएंगे। फसल कटाई, तो आप देख सकते हैं फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल कटाई कहते हैं। फसल कटाई साधन, तो वो 2 प्रकार से यहाँ पर काट सकते हैं। दराते से काटते फसल, तो आपने दराते देखी होगी, यानी दातली देखी होगी, तो उसकी सहायता से महिला यहाँ पर फसल काट रही है। दूसरी हार्वेस्टर मशीन आपने देखी है, तो यहाँ पर हार्वेस्टर मशीन आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर हार्वेस्टर मशीन के द्वारा भी यहाँ पर काटी जा रही है फसल। यहाँ पे थ्रेसिंग की बात करेंगे। थ्रेसिंग कहते किसे हैं, ये भी आप देख सकते हो कि फसल की कटाई के बाद में इसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दाने को, भूसे को अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब हम चारा अलग कर लेते हैं, जानवरों के लिए चारा अलग, और जो फसल होती है उसके बीज अलग कर लेते हैं हमारे द्वारा। जैसे गेहूं है, गेहूं को अलग हम कर लेंगे, और गेहूं का जो चारा होगा हम पशुओं के लिए अलग कर लेंगे, और वो सभी जो कार्य होते हैं वो थ्रेसिंग के अंदर होते हैं। यही क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। दूसरा देखा, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में फटक कर अलग कर लेते हैं। अनाज के दाने भारी होने से पास ही नीचे गिरते हैं और भूसा यानी चारा उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन जो होती है, कंबाइन मशीन आती है, कंबाइन मशीन आती है, मशीन से फटकने का कार्य करते हैं, जो शीघ्रता से हो जाता है। हाथ से फटकते हुए महिला की यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, और कंबाइन मशीन से फटकते हुए आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो। तो ये दोनों आपने देख लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम आपको अनाज का भंडारण यहाँ पर बताएंगे। तो स्टूडेंटों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, हम आपके लिए नेक्स्ट ऐसी वीडियो और जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे हमारे इसी चैनल के ऊपर। अनाज का भंडारण हम आपको बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। थ्रेसिंग कार्य के बाद में अनाज को बोरियों में भरकर, यानी थ्रेसिंग का कार्य समाप्त हो जाता है, बीज अलग हो जाता है, चारा अलग हो जाता है। उसके बाद में थ्रेसिंग के बाद अनाज को बोरियों में भरकर किसान घर ले जाता है एवं चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। घर लाए गए अनाज का किसान भंडारण करता है, आवश्यकता अनुसार घर रख लेता है। आवश्यकता अनुसार यानी उसको जितना खाना है वो उतना घर पर रख लेता है, बाकी को मंडी में बेच देता है। घर में रखे अनाज को सुरक्षा भी वो करता है, महत्वपूर्ण है। अनेक उपयोगों द्वारा भंडारित अनाज में नमी, कीट, चूहा, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडारण घरे भी है, जिन्हें
साइक्लो कहते हैं। आपको पूछ ले कि साइक्लो किसे कहते हैं, एग्जामिनर की तरफ पूछ लिया जाए कि साइक्लो किसे कहते हैं। तो अधिक अनाज के भंडारणों के लिए मंडियों में जो भंडारण घर बनाए जाते हैं उसी को साइक्लो कहते हैं। तो स्टूडेंटों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी स्टूडेंट 2021 में अच्छी % बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना।